बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलन का फॉर्मेशन और पॉलन से एलर्जी कैसे होती है ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलन एज फूड। पॉलन होते हैं, पॉलन क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। और ये जो पहली फर्स्ट लाइन पढ़ो, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। और इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। तो बेटा पॉलन को यूज किया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट। कैसे? उनके टैबलेट्स बनाए जाते हैं, सिरप भी बनाई जाती हैं। तो अब रिसेंट ईयर्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि पॉलन क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि अमेरिका वगैरह में, अमेरिका में, यूके में, इन सब कंट्रीज़ में पॉलन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में, उनको यूज किया जाता है। और उनको कौन यूज करता है? एथलीट्स यूज करते हैं, रेसर, रेस हॉर्सेस, ये सब यूज करते हैं क्योंकि ये बेटा नेचुरल है। इसमें क्या होता था कि पहले एथलीट्स वगैरह जो होते थे, जो प्लेयर्स होते थे, वो स्टेरॉयड यूज कर लेते थे जो कि इलीगल है, और मेडल जीत जाते थे। और फिर बाद में जब पता चलता था कि उन्होंने स्टेरॉयड यूज किया है, अगर टेस्ट होता था, ब्लड टेस्ट में निकल के आता था, तो उनके मेडल वगैरह छीन लिए जाते थे और उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। कभी कभी उनको प्ले से बाहर भी कर दिया जाता था ओलंपिक वगैरह से। तो लेकिन पॉलन अगर आप सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो इलीगल नहीं है, आप उसको लीगली यूज कर सकते हैं बिकॉज ये चीज़ें न्यूट्रिएंट, स्टेरॉयड वगैरह पे बैन है। तो क्या है, पॉलन कंपोजिशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ये क्लेम किया था। क्लेम का मतलब ये कि ये बताया जाता है, ये माना जाता है कि पॉलन का यूज करने से परफॉर्मेंस बढ़ता है एथलीट्स का और रेस हॉर्सेस का, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। जितना जिससे कि एथलीट्स नॉर्मल जो जितना जैसे रनर्स हैं, हॉर्स या फिर पीपल, मैन भी, तो क्या होता था कि जब वो पॉलन के टैबलेट या सिरप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा अच्छी रेस कर पाते थे। तो ये उनका एनर्जी लेवल बूस्ट होता था, परफॉर्मेंस बूस्ट होता था। स्टेरॉयड भी यही करता है, हालांकि स्टेरॉयड तुरंत काम करता है। जैसे आपने कल शाम को स्टेरॉयड ले लिया और सुबह आपको रन करना है, सुबह आपको प्लेयर करना है, तो तुरंत काम करती है। पॉलन क्या होता है, रेगुलर आप अगर आप एथलीट हैं, रेगुलर पॉलन ले रहे हैं तो आपके एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा वो, ये होता है। इसके टैबलेट्स और सिरप आते, देखो यहाँ पे डायग्राम में कुछ नीचे देखो टैबलेट्स बनी हुई हैं। हालांकि टैबलेट्स भी तो बहुत महंगे आते हैं, करीब 1 लाख की एक स्टिप आती है, जिसमें जो एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं 10,000 की एक टैबलेट पड़ती है। अब थोड़ा सा सस्ता हुआ है क्योंकि फिर भी अभी भी उससे कंपैरेटिव बहुत महंगा अभी भी है। ये देखो हनी बी पॉलन कलेक्ट करती हुई दिख रही है इसमें, और यहाँ पे कुछ टैबलेट्स दिखाई गई हैं, कुछ सिरप भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो सिरप और टैबलेट्स हैं ये बेटा यूज किए जाते हैं। तो ये हुआ पॉलन एज फूड, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के लिए लिए जाते हैं पॉलन। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। When once they are set, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अब ये हेडिंग जो है बेटा ये पॉलन की वायबिलिटी है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन, वायबिलिटी ऑफ पॉलन, ठीक है। पहले मैंने एक हेडिंग देखी थी पॉलन एज एलर्जी, एरो एलर्जेंस भी बोलते हैं, पॉलन एलर्जी काज करते हैं वो। दूसरा पॉलन एज फूड सप्लीमेंट, तीसरा वायबिलिटी ऑफ पॉलन। तो पॉलन की वायबिलिटी क्या होगी, ये एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन में ये कह रही, जब पॉलन सेट करते हैं यानी डिहाइसेंस होता है पॉलन का और एंथर से बाहर निकलते हैं तो उनको लैंड करना होता है स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, जर्मिनेट करना होता है। जर्मिनेट करने के बाद जब वो पॉलन ट्यूब बनती है फिर वो जा कर के उसमें जो मेल गैमीट होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है। जब तक ये कर सकता है इसको बोलते हैं वायबिलिटी। और उसके बाद जब वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है तब वो अगर स्टिग्मा पर जाते हैं तब वो जर्मिनेट नहीं करते। आसान भाषा में कहें कि पॉलन ख़राब हो गए। जब तक पॉलन में जर्मिनेट करने की क्षमता होती है
उसको बोलते हैं वायबिलिटी। और वायबिलिटी का टाइम अलग अलग होता है, कोई किसी में 1 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में महीनों, किसी में घंटे भर, किसी में आधा घंटा, ऐसा होता है। ठीक है, कम या ज़्यादा वायबिलिटी। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि राइस में जैसे पॉलन सेट ऑफ हुआ और वो बाहर निकला और स्टिग्मा पहुँचा, तो आधे घंटे के बाद वो ख़राब हो जाएगा, उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर अगर वो स्टिग्मा पर पहुँच गया तो जर्मिनेट करेगा, और आधे घंटे के बाद पहुँचेगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये होती है वायबिलिटी। अब पढ़ लेते हैं क्या होता है, देखो। बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, वायबिलिटी खोने के पहले, वायबिलिटी का मतलब वो जनन जीवन क्षमता बोलते हैं वायबिलिटी को। ये जीवन क्षमता या जनन क्षमता खो जाए इससे पहले उनको स्टिग्मा पर पहुंचना होता है, जिससे वो फर्टिलाइजेशन कर सकें। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? कितना लंबे समय तक वायबिलिटी रिटेन कर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स? तो ये बेटा अलग अलग होती है, वेरी करती है। ये क्या करती है, थोड़ा वेरी करती है, देखते हैं। The period for which pollen grains remains viable is highly variable and to extent depends on the prevailing temperature and humidity. पहली बात तो ये कि स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करती है वायबिलिटी। दूसरा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है एनवायरनमेंट में तो भी वो ड्राई हो जाएगा और वो अपनी वायबिलिटी खो देगा। टेम्परेचर भी अगर फेवरेबल नहीं है तब भी वो वायबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। और स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ भी वेरी करती है, आगे एनसीईआरटी कह रही है। इन सम सेरेल्स सच एज राइस एंड व्हीट, कुछ अनाज जैसे कि राइस, और मैंने राइस का एग्जांपल अभी आपको दिया था, राइस और व्हीट, इनमें वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट तक रहती है। पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज एंड इन सम नंबर ऑफ। अच्छा, यहाँ तो देख लेते हैं। जो राइस और व्हीट, इनके जो एग्जांपल दिए हैं, इसमें वायबिलिटी सिर्फ आधे घंटे तो रहती है, 30 मिनट लिखा हुआ। अच्छा, एनसीईआरटी में ये जो 30 मिनट लिखा, क्वेश्चन आता है नीट में, तो कभी कभी 30 मंथ, 30 डेज, 30 घंटे, 30 मिनट, ये ऑप्शन में रहता है। बच्चा कन्फ्यूज होता है कि 30 घंटे था कि 30 मिनट था। तो याद रखो कि 30 मिनट, आधा घंटा याद रखो कि आधे घंटे तक वायबिलिटी रहती है, तो आप आंसर लगा पाओगे 30 मिनट। ठीक है बेटा। अब आगे एग्जांपल दिए हैं। इन सब मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। ये जो प्लांट्स हैं बेटा, ये फैमिली सोलेनेसी तो आप जानते होंगे, आलू, मटर, टमाटर, मटर नहीं, सॉरी, मटर तो प्लेनेटी बनाती है। सोलेनेसी में आलू, मटर, फिर मटर निकल गया, आलू, टमाटर, सोलेनम वाले। सोलेनेसी से नाम से पता चल रहा है, सोलेनम ट्यूबरेशम, सोलेनम मेलेंजेनम। लेगुमिनेसी में मटर आती है, ये पेप्लोनेटी लेगुमिनेसी का ही पार्ट है, लेग्यूम प्लांट होता है ये। इनमें महीनों तक रहती है। दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ, महीनों तक, कई 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक इनमें वायबिलिटी रहती है, बस उससे ऊपर नहीं रहती। अब देखो यहाँ पे कितनी यहाँ पर वेरिएशन है। इसमें राइस और व्हीट में कितना, 30 मिनट, इसमें महीनों तक रहता है, ये होता है। तो अलग अलग मेंबर्स में, फैमिली में, स्पीसीज़ में अलग अलग वायबिलिटी होती है। यू मे हैव हेयर्ड स्टोरिंग। अब यहाँ से बात उठेगी, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से पॉलन बैंक पढ़ना है हमें। पॉलन बैंक क्या होती है, जहाँ हम पॉलन को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ करने के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, इसको बोलते हैं पॉलन बैंक। पढ़ते हैं क्या। यू मे हैव हेयर्ड स्टोरिंग सीमेन, स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सीमेन या स्पर्म को स्टोर किया जाता है, बहुत से एनिमल्स के और ह्यूमन को भी इंक्लूड करते हुए बहुत से एनिमल्स के सीमेन को या स्पर्म को स्टोर किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। का मतलब है कि आर्टिफिशियली आप फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वजाइना में या यूट्रस में आप स्पर्म को इंसेमिनेट कर दें आर्टिफिशियली ना, तो इसलिए सीमेन को स्टोर किया। तो वैसे ही इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स of a large number of species for years
इन लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप स्टोर कर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करने के लिए आप लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में आप उनको यूज़ करेंगे फर्टिलाइजेशन के, उन पॉलन को निकालेंगे और फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। और जैसे आप सीड को भी स्टोर करते हैं ना सीड बैंक में, उसी तरह पॉलन को भी पॉलन बैंक में स्टोर करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना इसी को बोला था पॉलन बैंक। डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन को स्टोर किया जाता। यहाँ तक था पॉलन। अब पॉलन ख़त्म हो गया, अब हम आते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ये भी आएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पॉलन का फॉर्मेशन हुआ मेल में, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा फीमेल में। तो फीमेल में हम लोग पिस्टिल देखेंगे, और पिस्टिल क्या होता है, गाइनीशियम क्या होता है, स्पोरेंजियम क्या होती है, ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रियोसैक क्या होता है, इन सब का डेवलपमेंट देखेंगे। एनसीईआरटी ने सबको लपेट करके एक ही लाइन में, एक ही हेडिंग में सब सारी बातें लिखी हैं। ये पिस्टिल भी लिखा हुआ है, मेगास्पोरेंजियम भी, ओव्यूल भी, एम्ब्रियोसैक भी, ठीक है। थोड़ा समझना चाहेंगे आप इन सबको, देखिए। ये पिस्टिल, ये पिस्टिल, ठीक है, ये थैलमस। अब ये पिस्टिल के अंदर ये ओव्यूल। तो पिस्टिल जो होता है ये पूरा पार्ट पिस्टिल है। इसमें ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल। तो इस हेडिंग में पिस्टिल लिखा है, मेगास्पोरेंजियम लिखा है, ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियोसैक। तो ये स्ट्रक्चर आप ठीक से समझ लो। पूरा स्ट्रक्चर पिस्टिल है, और पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ये बना हुआ है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बना है एम्ब्रियोसैक। ये होता है पिस्टिल पूरा, ठीक। अब एक प्लांट के किसी भी प्लांट में, फ्लावर में, ये अलग अलग नंबर में होते हैं। पिस्टिल में मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी ऐसे होते हैं। मोनोकार्पेलरी में एक पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल एक ही चीज़ होती है, और मल्टी कार्पेलरी में या इसमें बहुत से कार्पेल। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, चलो देखते हैं आगे यहाँ से। द गाइनीशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो गाइनीशियम होता है। गाइनीशियम रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये पूछा जाए क्वेश्चन में तो ऑप्शन में ओव्यूल भी होगा, पिस्टिल भी होगा, गाइनीशियम भी होगा, ओवरी भी होगी। अगर ये सब दिए हुए हैं तो और गाइनीशियम भी है, तो पूछा जाता है व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाए, फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछा जाए, तो आंसर जाएगा आपका गाइनीशियम, ठीक है। देखते हैं। द गाइनीशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल और में मोर देन वन पिस्टिल, इसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अब एक पिस्टिल से बना हुआ है गाइनीशियम तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। बहुत सारे पिस्टिल हैं तो बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी। कार्पेल या पिस्टिल एक ही चीज़ होती है। अब बेटा एक चीज़ ज़रा ध्यान दो कि फ्लावर होते हैं, फ्लावर में बहुत सारे पिस्टिल क्या होती है, यूनिट होती है गाइनीशियम की। तो एक है तो मोनोकार्पेलरी, बहुत से तो मल्टी कार्पेलरी। अब ये फ्यूज भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। अब अगर सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज हैं तो उनको बोलेंगे सिंकार्पस। अगर फ्यूज नहीं है और में बी फ्री, सभी पिस्टिल आपस में फ्री हैं, तो उनको बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने यहाँ पे नहीं लिखा है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ में आएगा पापावर, हिबिस्कस, नोट कर लीजिए वो एग्जाम्पल। ये जो सिंकार्पस, ये मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पापावर एंड हिबिस्कस को गुड़हल की बात हो रही है, पापावर तो आप जानते हैं। तो
ये सब, ये दो एग्जाम्पल है इसके। दूसरा क्या है, एपोकार्पस। एपोकार्पस में पिस्टिल तो बहुत सारे होंगे, बट वो पिस्टिल आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे, पिस्टिल फ्री होंगे। इसका एग्जाम्पल है रोज़, लोटस, माइकेलिया। कौन सा, रोज़, लोटस और माइकेलिया। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल इसके हैं। आगे बढ़ते हैं। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मैंने अभी आपको बना के दिखाया। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन आते हैं तो वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, वहीं पे आकर रुकते हैं, वहीं पे उनका, अब आगे स्टाइल में नहीं जाते। स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब जाती है। स्टाइल इज ए इलांगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा द बेस। अच्छा, जो लंबी सी ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मैं फिर से बना देता हूँ। ये ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे स्ट्रक्चर है फ्लास्क लाइक, ये है स्टिग्मा। फिर ये जो स्ट्रक्चर, ये है स्टाइल। फिर बेसल पार्ट फूला हुआ, ये है ओवरी। तो इस पॉलन आके यहीं लैंड करेगा ना, तो ये लैंडिंग पार्ट। अच्छा, ये क्या होता है, ये इसके अंदर स्टेराइल टिश्यू भरा होता है, ये सॉलिड होती है, खोखली नहीं होती है। बाद में जब पॉलन ट्यूब आती है तो ये पॉलन ट्यूब इसको डाइजेस्ट करती रहती है, इस टिश्यू को। यहाँ पर स्टाइल हॉलो नहीं होती, बाद में हॉलो हो जाती है, शुरू में सॉलिड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ। देखो, स्टिग्मा सर्व्स ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। स्टाइल इज इलांगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो पतला सा लंबा सा पार्ट है वो स्टिग्मा है, स्टाइल है। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी। जो फूला हुआ नीचे का पार्ट है वो ओवरी है। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। अच्छा, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये पूरी कैविटी है। अब ये कैविटी लोक्यूल कही जाती है। अभी लोक्यूल एक है तो यूनिलोक्यूलर, 2 हैं तो बाईलोक्यूलर, बहुत से तो मल्टीलोक्यूलर, ऐसी ओवरी होती है। ठीक है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल, अगर मान लो यूनिलोक्यूलर है तब भी इसके अंदर ओव्यूल तो होगा। यहाँ पे ये ओव्यूल होगा, ये ओव्यूल होगा। ठीक है, प्लेसेंटा जुड़ा होगा, ये वाला पार्ट प्लेसेंटा होता है, ये वाला पार्ट ओव्यूल होता है। अब ये लोक्यूल के अंदर भी ओव्यूल होते हैं, ये लोक्यूल जितने बने, तो ये यूनिलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर हो सकती है। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखते हैं। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन लास्ट ईयर। 11th में आपने जो पढ़ा था उसकी बात हो रही है, लास्ट क्लास 11th। arising from the placenta, the megasporangia commonly called ovule। अच्छा, प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजियम एराइज होती है। अभी मैंने प्लेसेंटा बना के दिखाया आपको। मेगास्पोरेंजिया, इसको कॉमनली क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल इज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के ऊपर इंटीग्यूमेंट आ जाता है, उसी को बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी 1 वीट, जैसे गेहूँ में 1 होती है, पैडी में 1 होती है, मैंगो में 1 होती है, एंड मैनी पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। आप देखो, मैंगो देखो, तो मैंगो का फ्रूट देखो, इसके अंदर एक गुठली होती है, गुठली के अंदर एक सीड होता है। किसी भी फ्रूट में नेचुरली आप देखोगे जितने सीड होते हैं उतने ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल क्या बन जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बन जाएगा। मैंगो तोड़ा आपने, मैंगो के अंदर मैंगो तो क्या हो निकलेगा, एक गुठली निकलेगी ना, वो एक सीड निकलेगा, तो एक ओव्यूल। गेहूँ के अंदर एक गेहूँ होता है, एक फ्रूट में देखोगे तो पूरी बाली की बात नहीं कर रहा हूँ, बाली में वो बहुत सारे आपको फ्रूट मिलते हैं ना, धान में वैसे ही है, मैंगो में वैसे भी है। टमाटर में देखो, एक लॉक्यूल है, कई सारे लॉक्यूल हैं, और वहाँ पे मैंगो में यूनिलॉक्यूलर है, मैंगो में यूनिलॉक्यूलर है, इसके अंदर एक ओव्यूल, एक गुठली, पूरा ये फ्रूट बन गया। फ्रूट के अंदर ये तो ओव्यूल था, वो सीड बन गया। लेकिन टोमेटो में देखोगे तो ऐसे 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 कई चैम्बर बने हुए, इसमें सीड है, यानी मल्टी लॉक्यूलर भी है और ओव्यूल भी बहुत सारे हैं इसमें। अनार काटो, नींबू काटो, देखो ऐसा मिलता है। पपाया काटोगे तो इसमें लॉक्यूल तो एक ही है, बट सीड बहुत सारे भरे हुए हैं। समझ रहे ना आप, ये होता है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, ये इसमें स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब ओव्यूल देखो क्या होता है, ओव्यूल के बारे में एनसीईआरटी कुछ बता रही है आपसे।
मेगास्पोरेंजियम को ब्रैकेट में ओव्यूल लिखा है, मतलब मेगास्पोरेंजियम ब्रैकेट और ओव्यूल को आप सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं। लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of a typical एंजियोस्पर्म ओव्यूल। और अगर आप देखेंगे ओव्यूल को खुद से, टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर, तो क्या देखेंगे आप? द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच विद द प्लेसेंटा बाई मीन्स ऑफ स्टैक कॉल्ड फ्यूनिकल। स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाऊंगा। फ्यूनिकल क्या होती है, जैसे जो एक स्टाक होता है जो प्लेसेंटा से ओव्यूल की मेन बॉडी को जोड़ता है, वो होता है फ्यूनिकल। जहाँ पे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हाइलम। फ्यूनिकल के साथ ओव्यूल की मेन बॉडी जहाँ से फ्यूज होती है उस रीजन को हाइलम बोलते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। बिल्कुल सही है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है उसी को बोलते हैं हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीगुमेंट्स। इंटीगुमेंट्स नहीं होंगे तो मेगास्पोरेंजियम को आप ओव्यूल नहीं कहोगे, क्योंकि ओव्यूल तब होता है जब मेगास्पोरेंजियम के ऊपर इंटीगुमेंट होते हैं, और ये इंटीगुमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, वो 2 या 3 होते हैं, 1 2 3 ऐसे होते हैं, किसी किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1 ऐसा, बट इंटीगुमेंट होंगे ज़रूर। उनको क्या बोलते हैं? इंटीगुमेंट बोलते हैं। इंटीगुमेंट आर एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इंटीगुमेंट पूरे ओव्यूल को कवर करता है एक जगह को छोड़ करके, जहाँ पर एक ओपनिंग होती है, अपर्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में चलाजा होता है। चलाजा का मतलब है अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। 3 बातें मैंने तुम्हें बताई इसमें, एक तो माइक्रोपाइल, चलाजा और वो फ्यूनिकल। देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ओव्यूल है, क्या है ये? ओव्यूल। इसके ऊपर ये है इंटीगुमेंट। क्या है? इंटीगुमेंट। अब देखो ये वाला पार्ट जो ओपन है यहाँ पे से ना, देखो चारों तरफ से कवर है ये, इस तरफ से, इस तरफ से कवर है ये वाला पार्ट होगा माइक्रोपाइल। क्या होगा? माइक्रोपाइल। ठीक है, ये वाला क्या है? इंटीगुमेंट। अब इंटीगुमेंट दो, ये बाहर का है तो आउटर इंटीगुमेंट, और ये अंदर का है तो इनर इंटीगुमेंट। ये वाला आपका ओव्यूल के अंदर का पार्ट है, यहाँ पर न्यूसेलस है, ये माइक्रो क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू है, माइक्रो नहीं सॉरी स्पोरोजेनस टिश्यू है। यहीं पे ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, और ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट करेगा, ये वाला। ठीक है, ये फ्यूनिकल है, ये नीचे क्या है बेटा? फ्यूनिकल है। ये क्या है? फ्यूनिकल है। और ये वाला पार्ट हाइलम है जो इससे जोड़ता है। तो मैंने हाइलम बताया, ये फ्यूनिकल और ओव्यूल का जंक्शन ये वाला, ये फ्यूनिकल, ये मेन बॉडी आपकी ओव्यूल की, और ये कवर्ड जब ये क्या है? अंदर इनर इंटीगुमेंट, और ये बाहर का इंटीगुमेंट ये वाला, और ये वाला आपका माइक्रोपाइल है। ये चला जा, ये क्या है? ये क्या है? चला जा, वो ऊपर के चला जा। तो ये स्ट्रक्चर देखा आपने। तो अब आगे बढ़, चला जाएगा माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो, enclosed within integuments is a mass of cells called nucellus. Cells of nucellus have abundant treasure of food material. मैंने कहा था ना, अंदर क्या होगा? न्यूसेलस भरा होगा, जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू कहेंगे। उसके अंदर बहुत सा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज़ द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। उसी न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और जिसको फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अब देखो, वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो बनता है उसी से। ये न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है पूरा। अब ये इंटीगुमेंट में ऐसे ऐसे ये इंटीगुमेंट बना रहा हूँ बाहर से, ऐसे समझ लेना। ये जो ओव्यूल मैंने बनाया आर्थोटॉपस, वो जो मैंने उल्टा ऐसे बनाया था, ये ऐसे जो मैंने बनाया था, ये एनाट्रोपस था। एना का मतलब अपोजिट, जैसे एना फेज में अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम मूव करते हैं ना, जहाँ एना वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है अपोजिट। मैंने कहा था चलाजा है, बेसल पार्ट होता है, तो बेसल का तो ऊपर है, बट ऊपर नहीं क्योंकि उल्टा है। रियल ओव्यूल ये है, ये चलाजा है बेसल पार्ट, ये माइक्रोपाइल ऊपर ओपनिंग जो है ना, ये ओपनिंग है इसकी, तो ये माइक्रोपाइल है। ये क्या है? माइक्रोपाइल। ये चलाजा है, ये चलाजा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अंदर ध्यान दो, अंदर क्या है, अंदर है स्पोरोजेनस टिश्यू। अब इसी में से स्पोरोजेनस टिश्यू की कोई एक सेल मेगास्पोर बनाएगी, 3 मेगास्पोर बनेंगे, 4 बनेंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक जो 3 डीजनरेट हो गए, एक जो बचा वो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा और यही एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो अब जब मैच्योर ओव्यूल देखोगे तो उसके अंदर आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा, फीमेल गेमेटोफाइट मिलेगा। वो फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ अंदर प्रेजेंट होगा। अच्छा, न्यूक्लियस अभी भी रहेगा ना चारों तरफ, न्यूक्लियस पूरा खत्म तो हुआ नहीं है। तो आप पूछा जाए एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है या फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसी न्यूसेलस के बीच में, ये सब न्यूसेलस चारों तरफ, ये न्यूसेलस है, अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। एक ओव्यूल जनरली किससे, मेगास्पोर से बनता है। ठीक है, एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है जो किससे बनता है, मेगास्पोर से। मैंने कहा ना फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा और वो डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो सैक इज़ ए फीमेल गेमेटोफाइट। हालांकि हम इसको डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे अभी, फीमेल गेमेटोफाइट की और एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट की, जिसको बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट इन ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन, ओव्यूल के जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसके ऊपर बेटा क्या बनता है, एमएमसी बनती है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है। और वो जो मेगास्पोर मदर सेल होती है उसी से फिर आगे डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक। और ये एमएमसी कहाँ बनती है, एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल कहाँ बनती है, ये बनती है बच्चों माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम सब बने हुए हैं, इसको हम इन डायग्राम्स को हम लोग समझेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक ओव्यूल बना करके देखो यहीं पे, ये एक ओव्यूल है। मैं आर्थोट्रोपस या एट्रोपस बना रहा हूँ। ओव्यूल के टाइप्स होते हैं, मैं टाइप्स की बात आगे आगे करूँगा। ये माइक्रोपाइलर है एंड ये चला जाए। ठीक है, ये चला जाए। फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ बनेगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ तो बन जाएगी। अब इसके बाद ये डिवाइड होगी, इसमें बनेंगे 4, मियोसिस होता है ना, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनेंगे, इसमें 3 डीजनरेट हो जाएंगे। देखो, तो मैं दूसरा बनाता हूँ। देखो क्या होता है, माइक्रोपाइलर पे क्या बना, बोलो एमएमसी बन गया ना। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 सेल बनी, 3 डीजनरेट हो गई। ये क्या बना, फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या बना, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ बना, बताओ, माइक्रोपाइलर एंड पर कि चला जॉइंट पर, चला जॉइंट पर, क्योंकि ऊपर के 3 सेल डीजनरेट हो जाती, कौन सी, माइक्रोपाइलर एंड वाली। तो नीचे जो चलाजल एंड पर बनता है ये क्या बन जाएगा आपका, फंक्शनल मेगास्पोर। ये नीचे वाला बचता है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। फिर यही इस, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बन गया यहाँ पर, ये बन गया मान लो। ठीक है, इसको इससे डिवीजन हुआ और ये बन गया। तो यही डिवाइड करके पहले कैरियोकाइनेसिस होगा 2 न्यूक्लियस, फिर कैरियोकाइनेसिस 4 न्यूक्लियस, फिर कैरियोकाइनेसिस 8 न्यूक्लियस, अब साइटोकाइनेसिस होगी और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। और ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। ये डायग्राम, ये अब जो मैंने यहाँ बना रखा है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वो सारे डायग्राम इजीली दिखेंगे। देखो यहाँ पर ये न्यूसेलस हैं और ये फंक्शनल, ये मेगास्पोर मदर सेल आपको यहाँ बनती हुई दिख रही है, ये वाली पूरी, ये अंदर के इसका न्यूक्लियस, ये पूरी सेल जो अंदर है ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक, ये बाहर न्यूसेलस दिखाया हुआ है,
ये मेगास्पोर डायाड, ये 4 बनती हैं, 3 रीजनरेट हो जाती हैं, अभी 2 बची हैं। डायाड का मतलब है 2 सेल बनी है अभी मियोसिस फर्स्ट में, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, 4 बन गई। यहाँ पे देखो मेगास्पोर टेट्राड, 1 2 3 4, ये 4 सेल बन गई, चारों में एक एक न्यूक्लियस है। तो जो नीचे की सेल है, अच्छा ये माइक्रोपायलट इंड ये वाला है ना, ये नीचे चला जा इंड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए इस डायग्राम में, ये सेल बचेगी, ये वाली सेल बचेगी फंक्शनल मेगास्पोर, और बाकी सब हो जाएंगे डिजनरेट। और इसमें देखोगे तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, 4 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, और फिर ये वाला बन जाएगा 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एग apparatus। ये एग apparatus है, ये 3 एंटीपोडल सेल हैं, ऊपर कौन है, ये एग apparatus, और ये पूरा आपका एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ये वाला, इसके स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है एग apparatus, नीचे ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल सेल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और यही है फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। ठीक है बेटा, इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, और किसी भी लाइन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।